हेलो व्यूअर्स, आज आपके सामने में एक नए टॉपिक, जैसा कि अमूनन मैं अपनी क्लास में हमेशा बात करता हूँ और आप लोग से भी डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़ कि ये टॉपिक भी चूँकि पुराने टॉपिक के जैसा उसकी अगला सीक्वेंस है, अगली कड़ी है। ये हिस्ट्री का ही टॉपिक है जो आफ्टर मौर्य है, मौर्योत्तर काल जिसे कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, उसके पीछे मेरा कुछ ऑब्जेक्ट है। मेरा उद्देश्य अमूनन ये है कि प्रिलिमिनरी के हिसाब से तो प्री के हिसाब से तो मैं इसको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि कुछ इसके कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के क्लियर हो। यही ऑब्जेक्ट है मेरा। तो इसको यूँ भी कह सकते हैं हम कि ये कंसेप्चुअल हिस्ट्री जो है वो आपके बीच में लेकर लगातार अभी पिछले वीडियोस में आ रहा हूँ। आज भी मैं एक नए टॉपिक पे ही आपसे बात करूँगा। इसमें कुछ हद तक मैं कोशिश करूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होते जाएं। यद्यपि इस समय बहुत नहीं रहता है, जनरली इसमें डिटेल में मैं अपनी जो क्लासेस हैं उन क्लासेस में डिटेल में काफ़ी मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि काफ़ी कुछ हिस्सा आपके बीच इसका डिस्कस कर सकूँ, चाहे वो उनका पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो। तो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मेंस में जब भी कोई भी आंसर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें वो डेप्थ नहीं आ पाएगी जो आपको नंबर दिलाएगी। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो भी हॉल में बैठा है आपका कॉम्पिटिटर है, जो आप पेपर दे रहे हैं, पेपर उससे भी बन रहा है, वो भी वही आंसर लिख रहा है, आप भी लिख रहे हैं। फिर अंतर कहाँ? अंतर आता है प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है कि जो भी वो पूछा गया है आपसे उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो। सतही नॉलेज से काम नहीं बनता। और अमूनन हम देखते हैं कि बच्चे जब अपना स्टडी करते हैं तो एक प्री, हम किसी भी तरह से प्री निकल जाएं, पहला उनका फोकस ये रहता है, और फिर उसके बाद में हम मेंस की तैयारी करें। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें तो उसको डेप्थ में जाके पढ़ें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसको पढ़ें। क्योंकि यदि सिर्फ हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट रट लिए, पॉइंट याद कर लिए, जो अमूनन मैं बहुत से बच्चों से बात करता हूँ, जूनियर लोगों से बात करता हूँ, तो मैं ऐसा पाता हूँ कि सर वो 10,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव हल करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलता। निकलेगा तो प्री निकल जाएगा, लेकिन मेंस में आपने बैठ गए लेकिन नंबर नहीं मिले, इंटरव्यू कॉल नहीं आया, इंटरव्यू आ गया तो उसके बाद नहीं निकल पाए क्योंकि मेंस में आपके मार्क्स स्कोर नहीं हो पाए। तो मैं इस चीज़ को बहुत समय से गौर कर रहा था और अपनी क्लासेस में पढ़ाने के दौरान भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ। मैं दीपिका क्लासेस में जबलपुर में मैं यहाँ पर अपनी क्लासेस लेता हूँ, जो हमारे शहर का एक नंबर 1 संस्थान है और पिछले 45 साल से इस प्रोफेशन में है। हरदीप सिंह आनंद जी ने इसको इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पर मैं क्लासेस लेता हूँ सिविल सर्विसेज की। तो मैं बात ये कर रहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको पढ़ना है। और मेरा इन ऑब्जेक्ट का जो वीडियो का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो यही है कि कुछ हद तक जो भी व्यूअर्स इसको सुनते हैं उनका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये हुआ तो क्यों हुआ। जैसे इस टॉपिक में आप पाएंगे, जब हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाते हैं हम। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जो था पूरा सेंट्रलाइज था, लेकिन हम आफ्टर मौर्य, लेटर मौर्य की बात करेंगे, आज मौर्योत्तर काल की बात करेंगे, तो उसमें हम ये पाते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जैसी चीज़ आती है। हमने पढ़ लिया केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या इसके एविडेंस हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आंसर में वो डेप्थ नहीं आएगी। एक तो ये बात हो गई डेप्थ की। दूसरी बात ये होती है, यदि आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आईएएस के एग्ज़ाम में मेंस में यदि आपने कोई आप देखा होगा आपने पुराने पेपर्स में, वहाँ पर सेट क्वेश्चन नहीं आता। वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपने पढ़ा है उसमें से ही आपको आंसर को फ्रेम करना पड़ता है।
सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता कि इसके कारण बता दीजिए, इसके परिणाम बता दीजिए, क्या इफेक्ट हुए, ऐसा नहीं आता। वहाँ पर आपको आंसर को फ्रेम करना पड़ता है, और ये फ्रेम आंसर तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमने उस टॉपिक का पूरा डेप्थ में अध्ययन नहीं किया है। हमारे कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम उस आंसर को हम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छे से प्रेजेंट करने का मतलब है अच्छे मार्क्स लाना। एक एक नंबर पर फाइट है, आपको मालूम है, तो तब तक हम अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसकी शुरुआत हम मेंस हो तब जाकर करें, इसको मैं उचित नहीं मानता। अमूमन बहुत से बच्चे ऐसा ही करते हैं, पहला फोकस प्री पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आगे मेंस में वो बहुत कम समय में जैसे भी तैयारी हुई उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं और अटेम्प्ट खराब होते हैं, समय खराब होता है। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आप फ्रेशर हैं और आपने एग्ज़ाम को स्टार्ट किया है, उस दौरान आपके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत हाई है, आपके पास लाइबिलिटीज़ बिल्कुल बहुत, ऐसा तो नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमम लाइबिलिटीज़ पर रहते हैं आप उस स्टेज पर। भरपूर एनर्जी है, लाइबिलिटीज़ बहुत कम है। ऐसी स्थिति में यदि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, हम प्रॉपर डेप्थ में जाके पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें, तो संभावना ये रहती है कि बहुत जल्दी हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। आप भी सीखेंगे पढ़ पढ़ के, जब 2-3 साल आपके इस दौरान निकल जाएंगे, 4 साल निकल जाएंगे, पर आप महसूस करिए कि जो शुरू में हो सकता था वो आफ्टर 3 and 4 years आप करते हैं। पढ़ते पढ़ते आपको ज्ञान होता है, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, तब वो चीज़ हासिल कर पाते हैं जो स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रहा हूँ उसको हासिल किया जाना चाहिए। तब तक क्या होता है, 3 और 4 साल के बाद आपका एनर्जी लेवल जो है उसमें कमी आ गई, लाइबिलिटीज़ आपके पास, आपके सराउंडिंग में लाइबिलिटीज़ आना स्टार्ट हो गई। ऐसी स्थिति में जब हमें बहुत समय चाहिए तब एनर्जी भी हमारी कम हो गई, लाइबिलिटीज़ भी हमारी बढ़ गई, और उस दौरान हम उतना समय पढ़ाई पर या उस टारगेट को अचीव करने में हम नहीं दे पाते। अमूमन ऐसा ही होता है। तो जो मैं आज आपसे टॉक कर रहा हूँ उसी संबंध में कर रहा हूँ कि जब हमारे पास समय रहता है उस दौरान हमको प्रॉपर एक राइट पाथ, राइट वे जो है उस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ तब भी यही बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स जब डिस्कस करता हूँ तब भी यही बात करता हूँ, मैं करंट अफेयर्स की बात है, टॉपिक हैं, उन पे बात करता हूँ, तो मैं यही बात करता हूँ। क्योंकि ये डेप्थ में जब जाएंगे, कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे, तो ये आपको मेंस में तो फ़ायदा करेगा ही, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको इंटरव्यू के दौरान करेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो वहाँ जवाब दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कैसे जवाब दे पाएंगे? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैं अपने जो वीडियोस हैं लगातार मैं इसमें यही बात करते चला आ रहा हूँ कि, और मैं मेरे जो स्टडी स्टाइल है जो हमारे इंस्टीट्यूट दीपिका क्लासेस में है, वो हम कंसेप्चुअल हिस्ट्री पे ही हम जोड़ देते हैं, फैक्ट्स पे हम कम जोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर होंगे तो उसके आधार पर आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है और मेरा अनुभव है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे हमसे डिस्कस करते हैं कि सर हमको तो सफल होना है, सारी चीज़ हैं, तो सफल होने के लिए एक चीज़ ये हमने आपको बताई कि आप डेप्थ में स्टडी करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए करें। और एक बड़ा जो अक्सर मैं अपने बच्चों से चर्चा करता हूँ, आज आप इस वीडियो में भी चर्चा कर रहा हूँ, कि बहुत से लोग पूछते हैं सर सक्सेस का फंडा क्या है, सफल होने का रास्ता क्या है। मैं नहीं पूछा, 1-2 बार बहुत से बच्चों ने जवाब दिया, कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन। अमूमन आपसे पूछा जाए तो आप भी इसी टाइप से जवाब देंगे। यदि कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि एक ही लाइन में जवाब देता हूँ कि वे चीज़ जो आपको पसंद नहीं है उनको आप करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ये बहुत अच्छी चीज़ आई कि वे चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है उनको करना आप स्टार्ट कर दें। तो मुझे लगा ये बच्चों से शेयर आप करनी चाहिए, मैंने क्लास में भी की, आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या पसंद नहीं है? सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पसंद नहीं है, लेट नाइट नींद भगाना, कॉफ़ी पी के, चाय पी के नींद भगा कर स्टडी करना आपको पसंद नहीं है,
डिसिप्लिन में रहना आपको पसंद नहीं है कि नहीं है? अगर जो चीज़ पसंद नहीं है उसको आप करना स्टार्ट कर दें, आपको सक्सेस मिल जाएगी। बहुत मज़ेदार बात है कि जितने भी लोग सक्सेस हुए सभी ने इस बात पे जोर दिया कि वे चीज़ें जो उन्हें पसंद नहीं थी लेकिन उन्होंने इसको किया और उसके बाद उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। तो ये पूछा गया कि ये फिर कैसे किया आपने, ये कैसे आपने वो किया, ये तो आपको पसंद नहीं था। तो उन्होंने इसका सबसे सरल तरीका है कि जो आपको पसंद नहीं है वो करना स्टार्ट कर दें। तो कैसे? उसको आप स्टार्ट करें, ज़बरदस्ती स्टार्ट करें। धीमे धीमे आप पाएंगे कुछ दिनों के बाद कि आपकी हैबिट बन गई, वो जो आप कर रहे हैं वो आपकी आदत में शुमार हो गया। और हम सभी जानते हैं कि आदत वो शब्दावली है कि जो कभी जाती नहीं है, हैबिट कभी चेंज नहीं होती, ऐसा माना जाता है। सुबह 4 बजे उठने की आदत पढ़ने की पड़ गई आपकी, ज़बरदस्ती पढ़िए, धीमे धीमे आप पाएंगे कि आपकी हैबिट बन गई और आप स्मूथली उसको करने लग गए। कुछ लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, नींद आ रही है, सो जाते हैं, नहीं पढ़ना है, दिन में समय नहीं मिलता है, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। तो सक्सेस का जो फंडा है, जो शॉर्ट में मैं डिस्कस करता हूँ कभी कभी मजाक में भी, कि जो चीज़ें आपके पास जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उनको करना स्टार्ट कर दीजिए, आप सक्सेस आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने आपको कुछ चीज़ें डिस्कस की, तो एक कुछ ऐसी बातें हैं जो अमूमन मैं अपनी क्लास में करता हूँ वो इस वीडियो में भी आप सबसे डिस्कस कर रहा हूँ। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज जो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए है। ये टॉपिक है मौर्योत्तर काल, आफ्टर मौर्य, लेटर मौर्य। अगर हम इस काल की बात करते हैं तो ये काल आप समझते हैं विदेशी जातियों का पीरियड है। ये शक, पहलव और कुषाण, ये वो विदेशी जातियां थीं जिन्होंने भारत पर हमले किए और काफ़ी लंबे वक्त तक यहाँ पर शासन किया। जैसे कुषाणों की बात करें तो उन्होंने लगभग 99 ईयर्स भारत में शासन किया। कनिष्क का नाम आपने सुना होगा। तो इतने लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने क्या किया, इनका साम्राज्य विस्तार क्या था, इस पर डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्ट्रक्चर था उस पर चर्चा कर रहा हूं मैं। तो इस लंबे पीरियड में यदि हम ये भारत के मैप को देखें तो ये नर्मदा नदी गिर रही है, ये विंध्याचल पर्वतमाला है, अर्थात इसके ऊपर का भाग ये नॉर्दर्न इंडिया और ये दक्षिण भारत का हिस्सा है। ये जो पोर्शन था इन विदेशी जातियों में, अगर हम बात कुषाण की करें खासतौर से, तो साउथ में कौन था? साउथ में यहां पर आप देखेंगे पैरेलल सातवाहन थे। इस प्रकार से ये दो डायनेस्टी थी, ये सिनारियो था। तो इस नॉर्दर्न इंडिया में ये सब, साउथ में सातवाहन, इस टाइम पीरियड में इनको भी हमने इसमें कवर किया हुआ है। इस पर्टिकुलर पूरे रीजन, पूरे पीरियड में जो शासन व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, हमने हर क्लास में, पुराने वीडियोस में भी हमने आपको बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर हम बात नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने जो भी क्लास है या जो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं, आपके साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है क्या क्या चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या क्या चेंजेस हुए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, क्या क्या चेंजेस हुए। क्योंकि जब कभी अलग अलग कालों का कंपैरिजन आएगा तब आपके दिमाग में ये चीज़ पिक्चर क्लियर होनी चाहिए
कि ये चीज़ें जो आफ्टर मौर्य, लेटर मौर्य में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मौर्य काल का हिस्सा नहीं थी। इस काल में ये नए तरीके से इम्प्लीमेंट हुई। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कंसेप्चुअल हिस्ट्री है, जिसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंजेस क्या थे, ये क्यों हुए, इसके परिणाम क्या थे। ठीक है, तो हम मौर्योत्तर काल, इंडो ग्रीक, शक, पहला कुषाण, ये टाइम पीरियड, साउथ में सातवाहन, इस टाइम पीरियड की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस हुए वो थे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, पूरा सेंट्रलाइज। तो ये आपने देखा, ये मौर्यों का पीरियड था। आलोचना भी होती है मौर्य प्रशासन की, चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन की। बहुत से इतिहासकार आलोचना भी करते हैं कि देश की सुरक्षा के नाम पर नागरिक अधिकारों की जो है वो बलि चढ़ा दी गई। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर नागरिकों के अधिकार कुचल दिए गए। कालांतर में अशोक ने उनको पहचाना और शासन की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। मतलब अत्यधिक सेंट्रलाइज था, सारी राजा के हाथ में सारी ताकत थी, सभी चीज़ों का वो मालिक हुआ करता था। गुप्तचर बहुत घर घर में लोगों के, कहना चाहिए ताक झांक जैसी स्थिति थी। पूरे राज्य पे उसकी पकड़ थी। सारे शासकीय कर्मचारी थे, सारे कारखाने राजा के थे, जहाँ पर राजकीय उनको नगद वेतन की हम बात करते हैं मौर्य काल में। और जो गैर सरकारी लोग थे उन्हें भी माह में एक दिन राजा के यहाँ काम करना पड़ता रहा। ऐसी अलग बातें हम पाते हैं। तो सार ये है कि अत्यधिक सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी मौर्यों में। और ये शासन व्यवस्था चेंज होती है इस टाइम पीरियड में। ये केंद्रीकृत से डिसेंट्रलाइज होती है, विकेंद्रीकरण होता है इसका। ये टाइम पीरियड कौन सा है? ये मौर्योत्तर काल है। ये पहला चेंज था एडमिनिस्ट्रेशन में कि सेंट्रलाइज जो सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज हुआ, विकेंद्रीकरण। तो पहला चेंज ये था कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण के दौर से गुजरने लग गई। अब बात ये आती है कि विकेंद्रीकरण कैसे स्टार्ट हो गया है। पहली चीज तो हम किस आधार पर आप बोल सकते हैं कि सर ये केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, ये किस आधार पे बोल सकते हैं सर कि ये सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज ये एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा? तो हम उसमें एविडेंस दे सकते हैं, हम आपको कुछ प्रमाण की भी चर्चा कर सकते हैं कि ये जो चीज़ बताती हैं कि ये विकेंद्रीकरण का दौर स्टार्ट हो गया था। तो आपने देखा होगा कि कुषाणों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें दो शब्दावलियां पाते हैं आप, शाही, शाही नु, शाही नु शाही, शाही नु शाही, ये दो शब्दावलियां पाते हैं। ये जो है उनके अधीन जो छोटे राजा थे, और ये राजा के लिए शब्दावली प्रयोग में आई गई। अब आप देखिए कि यदि सिर्फ राजा के हाथ में ही सारी सत्ता है तो उसे इतनी बड़ी उपाधियों को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता? क्योंकि किसी के पैरेलल नहीं रहना चाहता, ऊपर उठना चाहता है। तो ऊपर कौन था? शाही, छोटे राजा, जिन्हें हम सामंत भी कह सकते हैं। जब इनके लिए ये उपाधि है तो इनके ऊपर राजा अपने आप को शो करने के लिए शाहनु शाही ये उपाधियां ग्रहण करता है। ये एक प्रमाण है कुषाणों का एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला गया कि विकेंद्रीकरण का दौर स्टार्ट हो गया। मतलब आगे आपको हम समझाएंगे, पहले हम एविडेंस की बात कर रहे हैं। ये एविडेंस है कुषाण कालीन। दूसरा, यदि हम सातवाहनों की बात करें तो सातवाहनों ने भी साउथ में अपने अधीन, जैसे एक आप पाएंगे इक्ष्वाकु वंश,
ये सातवाहनों के अधीन एक सामंत थे जो आगे चल के एक डायनेस्टी बनेगी। सातवाहन जब उनका पतन होगा तो उसकी जगह एक इक्ष्वाकु वंश जो है वो राज करने लगेगा। तो ये उनके अधीन सामंत थे, छोटे राजा की हैसियत रखते थे। तो ये कुछ एविडेंस हैं जिसके आधार पे हम ये कहा गया कि विकेंद्रीकरण का दौर आफ्टर मौर्य में एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई पड़ने लगा। ये हमने आपको एग्जाम्पल दिए कि कुषाणों में ये था, सातवाहनों में ये था। ये हमने आपसे एविडेंस की चर्चा की, ये तो हमने प्रमाण दिया, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वो कौन से रीजन थे जिसके कारण ये विकेंद्रीकरण का दौर स्टार्ट हुआ। तो एविडेंस के बाद अब चर्चा है कि ये चीज़ अनजाने में प्रशासन में कैसे इस्टेब्लिश हो गई, इंट्रोड्यूस हो गई, और आगे चल के आप पाएंगे राजपूत काल तक जब हम जाएंगे तो ये फुली इस्टेब्लिश हो गई। इसका जो कारण है, जो रीज़न है क्यों इस्टेब्लिश हुई, कैसे अनजाने में ये आ गई, तो कारण में सबसे बड़ा कारण जो है वो है भूमि दान। आपको मालूम है, ये प्री का क्वेश्चन है, फर्स्ट बीसी सबसे पहला उदाहरण भारत के इतिहास में भूमि दान का, सबसे पहला उदाहरण जिसको कह सकते हैं अभिलेख, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, भूमि दान का पहला अभिलेखी साक्ष्य या भूमि दान सबसे पहले कब दिखाई पड़ा, फर्स्ट बीसी के आसपास। और ये भूमि दान करने वाले कौन थे? ये भूमि दान करने वाले थे सातवाहन राजा, जो अभिलेखों में प्रमाण मिलता है भूमि दान का, वो फर्स्ट बीसी के आसपास का है और सातवाहन राजाओं ने भूमि दान में दिए। ये भूमि दान अनजाने में चल के कैसे डिसेंट्रलाइजेशन का एक मेन कॉज बन गया, इसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। हमने आपको पहले बोला कि हम कंसेप्चुअल टॉक कर रहे हैं, आपसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ। इस्टेब्लिश नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ, पीक पर पहुंचेगा राजपूत काल तक जाते जाते, ठीक है, लेकिन इस शुरुआती चिन्ह जो हैं वो हमको इस काल में दिखाई पड़ने लगे। तो ये कैसे हुआ, पहले हमने एविडेंस दिया आपको, और इस एविडेंस के बाद हम उस कारण की चर्चा कर रहे हैं जिसने अनजाने में डिसेंट्रलाइजेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो प्री में ये क्वेश्चन आता है, भूमि दान सबसे पहले अभिलेखी साक्ष्य फर्स्ट बीसी किनका मिलता है? सातवाहन राजा। तो सातवाहन राजा क्या करते थे? सातवाहन राजाओं ने क्या किया, जो यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण वर्ग है, जो पुरोहित हैं, इन ब्राह्मण यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित हैं और ये ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों को सातवाहन राजाओं ने भूमि दान में दी। इन्होंने भूमि दान में दी इन राजाओं, इन ब्राह्मणों को। स्टार्टिंग में जो भूमि दान में दी, ये टैक्स फ्री थी, कर मुक्त भूमि दान में दी। तो ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है कि ऐसे ब्राह्मण जो यज्ञ कराते थे, शैक्षणिक और धार्मिक कार्यों में लिप्त थे, उनको टैक्स फ्री जमीन दी। ध्यान रखा जाए कि प्राचीन भारत में भूमि का स्वामी राजा होता था अमूनन, प्राइवेट लैंड की भी बात होती है, लेकिन अमूनन भूमि राजा होता था, भूमि का स्वामी। तो उसने अपने हिस्से से कुछ भूमि दान में दे दी इन ब्राह्मणों को जो यज्ञ कराते थे, शैक्षणिक और धार्मिक कार्य करते थे। स्टार्टिंग में ये जमीन कर मुक्त होती थी। आगे चलकर इसी भूमि पर जो न्याय व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, ये भूमि दान यदि हम इसको ऐसा लिख दें कि ये ब्राह्मणों को दी, पहले ये जमीन टैक्स फ्री थी, आगे चल के जिस ग्राहिता कहा गया, जिसने उस जमीन को ग्रहण किया, उस ग्राहिता को टैक्स फ्री के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी उसके हाथ में दे दिया।
क्या हुआ, ये जो भूमि है, यहाँ पर उसकी जो खेती योग्य ज़मीन है, इसके अलावा और भी हिस्से में जो जिनकी भी ज़मीन और जो भी लोग रहते हैं, वहाँ टैक्स फ्री लैंड के साथ साथ जुडिशरी सिस्टम भी, न्याय व्यवस्था भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम उसी व्यक्ति के जिम्मे कर दिया जिसे टैक्स फ्री लैंड दी थी। अब आप देखिए कि ये जो भूमि है जिसके पास है, करमुक्त है, लेकिन वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी उसी के हाथ में दे दिया। और आप जानते हैं कि ये हो गया रेवेन्यू सिस्टम, ये हो गया लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति के पास पहुंच गई, ब्राह्मण के पास या उस ग्राहिता के पास जिसे ये लैंड दी गई है। ऐसे करके साम्राज्य में बहुत सी भूमि उन्होंने भूमि दान करना स्टार्ट कर दिया। भूमि दान करना स्टार्ट किया, टैक्स फ्री रेवेन्यू सिस्टम एक प्रकार से, और लॉ एंड ऑर्डर दोनों, जिसको दान में दी है भूमि उसको उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। तो ये दोनों पावर जिसको भूमि दान में मिली उसको प्राप्त होते चले गए। इस प्रकार साम्राज्य का बहुत सा हिस्सा, खासतौर से याद रखा जाए, ये जो सिस्टम था ये गांव में था, गांव की ज़मीन की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें गांव में जिसके पास भूमि दान में मिली भूमि, उसके पास ये दोनों चीज़ें आ गई। ऐसी बहुत सी भूमियाँ ऐसी दान में दी गई और लोगों के हाथ में ये दोनों, रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर, दोनों अनजाने में आते चले गए। इस प्रकार गांव की जो स्थिति है वो अर्ध स्वतंत्र हो गई, आधे स्वतंत्र हो गए। खासतौर से यदि ये भूमि दान में नहीं दी जाती तो ये दोनों चीज़ें राजा के हाथ में होती, लेकिन राजा ने वो भूमि दान में दी, वो जगह दान में दी, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और टैक्स दोनों उसके हाथ में दे दिया। इस प्रकार से गांव की वो ज़मीन जो है वो जिसके पास जाती थी वो अपने आप में आधे स्वतंत्र हो गए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें राजा के द्वारा करी जानी थी। राजा उनको न करके राजा ने जिसको दान में दी है उसके हाथ में दोनों पावर अपने डिलीवर कर दिए, अपने पावर डिलीवर कर दिए। और यही चीज़ जो है, ये जो चीज़ है, ये दोनों, और यही एक नई टर्मिनोलॉजी हिस्ट्री में जन्म ली, उसको कहा गया सामंतीकरण। जिस एक व्यक्ति के पास भूमि दान के चलते ये दोनों पावर उसके पास आते चले गए, वो राजा से आधा स्वतंत्र उसकी हैसियत हो गई। और इस चीज़ को इतिहास में सामंतीकरण के नाम से जाना जाता है। अर्थात राजा और राजा के अधीन छोटे छोटे राजा, जिन्हें हम सामंत कह सकते हैं। तो राजा ने अपने अधिकार डिलीवर कर दिए। डिलीवर क्या किए ये देख लीजिए। राजा ने अपने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रेवेन्यू सिस्टम एंड लॉ एंड ऑर्डर दोनों राजा के हैं, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिए भूमि के मालिक को। ऐसी ढेर सारी भूमि के मालिक वहाँ पर जन्म ले लिए गांव में, और उनकी स्थिति अर्ध स्वतंत्र, राजा से आधे स्वतंत्र जैसी हैसियत हो गई। ये अपने अपने इलाकों के छोटे छोटे राजाओं में तब्दील हो गए। जब ये छोटे छोटे राजाओं में बहुत सारे राजा साम्राज्य में ऐसे तब्दील हो गए, इन छोटे राजाओं को जो तब्दील होने की जो प्रक्रिया है, इसको इतिहास में सामंतीकरण के नाम से जाना जाता है। सामंतीकरण का दौर स्टार्ट हो गया। राजा के अधीन छोटे राजाओं को सामंत शब्द दिया गया, ये दौर स्टार्ट हो गया। और ये जो सामंतीकरण स्टार्ट हुआ, जिसमें राजा ने अपनी शक्तियों को दूसरे लोगों को हस्तांतरित करना स्टार्ट कर दिया, इसी दौर को विकेंद्रीकरण कहते हैं। समझ में आया आपको कि मौर्यों में ये सिस्टम नहीं था। मौर्य काल में सारी चीज़ सेंट्रलाइज थी, लेकिन मौर्योत्तर काल में डिसेंट्रलाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ। प्रमाण मैंने आपको एविडेंस दिया। दौर कैसे स्टार्ट हुआ, ये भूमिदान की जो प्रथा सातवाहन राजाओं ने स्टार्ट की, उससे ऐसे अनजाने में वो भूमिदान जिसे प्राप्त होती थी वो एक छोटे राजा में तब्दील हो गया। राजा के अधीन था ऑन पेपर, लेकिन अपने इलाके में उसकी हैसियत एक राजा की हो गई। इस प्रकार से वो आधा स्वतंत्र हो गया।
और ये अर्ध स्वतंत्र वाली स्थिति है, इसी को कहा गया सामंत। और जब ये बहुत बड़े एरिया में ये चीज़ हो गई, इस पूरी प्रोसेस को कहा गया सामंतीकरण। और जब ये सामंतीकरण वर्ड आया तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि ये दौर डिसेंट्रलाइजेशन का है, विकेंद्रीकरण का दौर था। क्लियर हुआ आपको कि कभी आता है कि मौर्योत्तर काल में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने किया। अब बात आती है, ये पहला चेंज था एडमिनिस्ट्रेशन में आफ्टर मौर्य, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। से प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भूमिदान का पहला उदाहरण अभिलेखी साक्ष्य, टाइम पीरियड आता फर्स्ट BC, सातवाहन राजाओं का। अब इसका ये क्या इम्पैक्ट हुआ, अब इसके प्रभाव की हम बात करें। पहले हमने आपसे जो परिवर्तन हुआ पहला वो किया, उसके हमने आपको प्रमाण दिए, फिर आपको उसके कारण रीज़न बताए, और अब तीसरा है इम्पैक्ट, क्या प्रभाव हुआ। जाहिर सी बात है, जब भी विकेंद्रीकरण का दौर होता है तो उसमें राजा का नियंत्रण थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि उसके अधीन छोटे छोटे राजा हो गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन में, कंट्रोलिंग में कुछ कमी आई इस डिसेंट्रलाइजेशन के चलते। तो उस डिसेंट्रलाइजेशन के जो प्रभाव है, जिसमें राजा के नियंत्रण में, प्रशासनिक नियंत्रण में, राज्य में स्थिति में जो उसका नियंत्रण कुछ कमज़ोर हुआ, उसको दूर करने के लिए एक दूसरी प्रक्रिया इसमें इस काल में हमें दिखाई पड़ती है, और वो है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो पहला हमने आपसे क्या बोला, पहला हमने बोला आपसे कि केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण का दौर, ये पहली एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर मौर्य। दूसरी चीज क्या इंट्रोड्यूस हुई, दैवी उत्पत्ति का प्रिंसिपल। इससे पहले आप पढ़ते होंगे हमेशा कि राजा, वैदिक काल में भी पढ़ा होगा आपने, राजा का पद दैवी नहीं माना जाता था। मौर्यों में भी पढ़ा कि राजा जो है धर्म प्रवर्तक था, ठीक है, उसका पद दैवी उत्पत्ति वाला प्रिंसिपल मौर्य काल में भी लागू नहीं होता है। लेकिन मौर्योत्तर काल में ये इंट्रोड्यूस हो गया। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि ये जो इंट्रोड्यूस हुआ इसके क्या प्रमाण हैं और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। तो कारण की चर्चा है, कारण इसी से निकला कि जब सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ तो नियंत्रण में कुछ कमी जैसी चीज़ महसूस की जाने लगी। तो इस प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एक दूसरा प्रिंसिपल, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत आफ्टर मौर्य या ये मौर्योत्तर काल में हमें दिखाई पड़ता है। अब ये दैवी उत्पत्ति का जो प्रिंसिपल है ये क्या है। देखिए, पहले क्या था, राजाओं से देवताओं की तुलना, ये कब होता था, इस काल के पहले। अब क्या होने लगा, ये ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या होने लगा, राजा की तुलना देवताओं से, राजा से देवताओं की तुलना, अब राजा की तुलना देवता से। अर्थात ये जो है ये राजा में देवत्व का अंश, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि जो राजा है वो ईश्वर का एक, जो आगे हम अपने मिडिवल पीरियड में हम पढ़ते हैं कि राजा जो है वो ईश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव है या ईश्वरी गुण उसमें रहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। ये देखिए आप, पहले
इस काल के पहले राजा से देवताओं की तुलना, लेकिन इस मौर्योत्तर काल में राजा की तुलना देवता से, जस्ट उल्टा होने लगा। तो ये पहला चेंज आया था। ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की हम डिस्कशन कर रहे हैं आपसे, उसके अंतर्गत। अब इसके प्रमाण क्या हैं? कैसे कह सकते हैं सर कि ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत इस काल में एस्टैब्लिश हुआ? देखिए, पहले प्रमाण की यदि हम बात करें, सातवाहन राजा, आपने नाम सुना होगा, गौतमी पुत्र शातकर्णी। इसको कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं सातवाहनों के, उसमें इसे देवताओं, इसकी तुलना देवताओं से की गई है, राजा की तुलना देवताओं से की गई। ये पहला अभिलेखी प्रमाण सातवाहन के बहुत से अभिलेखों में ये मिलता है। दूसरा आपने देखा होगा, यदि हम कुषाण काल की बात करें तो कुषाण काल में आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, देवपुत्र। कुषाण राजा ये उपाधियां ग्रहण करते थे। ये कहाँ से उन्होंने ली? चीनी राजा जो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, उनसे उन्होंने लेकर अपने आप को देवपुत्र ये कहना स्टार्ट किया। इसी प्रकार से एक टर्मिनोलॉजी और है, देवकुल की प्रथा। ये भी इस काल में स्टैब्लिश हुई। ये देवकुल की प्रथा क्या कहलाती है? मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित कर मंदिर बनाना। अब आप देखिए, सातवाहन राजाओं के अभिलेखों में यह प्रमाण मिलता है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी की तुलना देवताओं से की गई। कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र कहने लगे। इतना ही नहीं, देवकुल की प्रथा, ये एक्चुअली ये देवपुत्र की जो टाइटल है ये चीनी सम्राटों के से उन्होंने अडॉप्ट की। जो देवकुल की प्रथा है ये रोम शासकों में, उस समय रोम में प्रचलित थी, वहाँ से अडॉप्ट करी इन्होंने। तो ये जो दो प्रमाण हैं कहीं ना कहीं ये बात साबित करते हैं कि जो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, राजा की जो उत्पत्ति देवताओं से, राजा में देवत्व का अंश, ये जो कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के और गहराता जाएगा, वो उसकी शुरुआत इस काल में हुई। ये हमने आपको इसके प्रमाण दिए कि सातवाहन राजाओं में ये हुआ, कुषाण शासकों ने ये किया। ये जो चीज़ें हैं ये मौर्योत्तर काल से पहले आप नहीं पाते हैं। तो प्रशासन में दूसरी चीज़, पहली चीज़ हमने आपसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था केंद्रीकरण वाला। दूसरा पॉइंट आपसे डिस्कस किया हमने दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण का दौर, ये दोनों चीज़ें इसी आफ्टर मौर्योत्तर काल में ये इंट्रोड्यूस हुई एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। ये चेंज था पिछले काल के मुकाबले इस काल में। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, वो हमने आपसे डिस्कस किया। फिर दैवी उत्पत्ति के प्रिंसिपल की हमने आपसे बात करी कि ये जो प्रिंसिपल है ये इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमने आपको बताया। इसके एविडेंस क्या हैं, उस एविडेंस की हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये प्रमाण हैं। और यदि आप कारण की बात कर लें कि ये कारण क्या था, तो कारण हम उसके ऊपर आपको बता चुके हैं कि जब डिसेंट्रलाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ तो राजा को देश में, अपने साम्राज्य में नियंत्रण रखने में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजा के अधीन छोटे राजा, ये जो सिस्टम है ये तभी तक ठीक काम करता है कि जब राजा बहुत ताकतवर योग्य हो। ठीक है, यदि राजा ताकतवर नहीं है, अयोग्य है, तो ऐसी स्थिति में जो उसके सामंत हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और साम्राज्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो उसके कारण उन पर एक नियंत्रण इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रजा में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस विकेंद्रीकरण के दौर में ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत इस्टेब्लिश किया गया। हमेशा याद रखिए, एंशिएंट इंडिया में दैवी उत्पत्ति का जो प्रिंसिपल है ये मौर्योत्तर काल में ही इंट्रोड्यूस किया गया।
आगे चलकर और बढ़ता चला जाएगा। कुछ विद्वान इसकी आलोचना भी करते हैं, यह सब भी आपसे प्री में आ सकता है कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोध किसने किया, किस विद्वान ने किया, तो कहीं हम पाते हैं वाणभट्ट इसका विरोध करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें प्री में बनते हैं। अब इसी में से प्री के क्वेश्चन निकल आते हैं कि देवपुत्र की उपाधि IAS में आ गया था। देवकुल क्या है? मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करके मंदिर बनाने की प्रथा कहाँ से ली? रोम से। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन निकल आते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कि ये सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ और दैवी उत्पत्ति का जो प्रिंसिपल है ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो कारण क्या थे, क्या इसके एविडेंस हैं, इसकी चर्चा हमने आपसे की। ये 2 पॉइंट नए थे इस काल में जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, जो तीसरा पॉइंट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो तीसरा था संयुक्त शासन। संयुक्त शासन ये भारत में शक और पार्थियंस लाए थे। संयुक्त शासन का चलन किसने आरंभ किया, ये क्वेश्चन बनता है प्री में। तो ये पार्थियंस इसको लेकर आए थे। तो और दूसरा है, चौथा पॉइंट है द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन ये कुषाण राजाओं ने स्टैब्लिश किया था। दोनों में क्या अंतर है? यदि हम इसको देखें, संयुक्त शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें राजा और युवराज ये समान रूप से शासन करते हैं। लेकिन यदि हम द्वैध शासन की बात करें तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक ही प्रांत में 2 अधिकारी, एक राजस्व देखेगा रेवेन्यू और दूसरा सैनिक प्रबंध या न्याय प्रबंध देखेगा। एक ही प्रांत में 2 अधिकारी जिनके बीच कामों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। एक अधिकारी रेवेन्यू सिस्टम देखेगा, एक अधिकारी वहाँ की सैनिक व्यवस्था जिसमें न्याय इंक्लूड है, जुडिशरी सिस्टम, वो देखेगा। अब आप देखिए कि 2 अलग अलग व्यक्ति एक जगह काम कर रहे हैं जिनके पावर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। दैट इज कॉल्ड द्वैध शासन। ये कुषाणों का कॉन्सेप्ट था प्रांतों में। संयुक्त शासन, यहाँ पर डिवीज़न जैसी कोई चीज़ नहीं है, मिलकर ये लोग एक समान, सभी पावर का एक समान इसका उपभोग कर रहे हैं। ये संयुक्त शासन, ये दोनों चीज़ें जो हैं शक और पार्थियंस लेकर आए और कुषाण लेकर आए। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है प्री में कि संयुक्त शासन की परंपरा कौन लेकर आया, शक, पार्थियंस और द्वैध शासन। आगे चल के जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी एक प्री में क्वेश्चन बनता है, ये नाम पढ़ेंगे आप, अकबर। अकबर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था आगे चलकर प्रांतों में द्वैध शासन। तो ये जो 4 चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, ये मौर्योत्तर काल की अपनी वो विशेषताएं हैं जो इसके पहले के कालों में नहीं हुआ करती थी। तो कुछ चेंजेस थे। मैंने हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी आपसे बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में कब कब कैसे कैसे हुए उनकी चर्चा मैं आपके बीच करता हूँ। तो प्रशासन के क्षेत्र में इस बात की आज के टॉपिक में हमने आपसे चर्चाएं की, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जो इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो टॉपिक इस काल का जो आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर हम अपने अगले वीडियोस में उसकी चर्चा हम आपके बीच करेंगे। वो डिस्कशन मेरा इस वीडियो में वो भी कंसेप्चुअल होगा कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, क्यों आप पाएंगे कि बहुत फ्लोरिश हुआ, बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। मतलब RS शर्मा जैसे जो विद्वान है वो तो कहते हैं कि स्वर्ण युग यही है, जबकि इतिहास में बहुत से लोग बोलते हैं कि स्वर्ण युग गुप्त काल है।
तो कुछ विद्वान तो इसी पीरियड को स्वर्ण युग बोलते हैं। तो ऐसा क्या था कि इसे R.S. शर्मा जैसे विद्वान स्वर्णकाल की संज्ञा देने लग गए? ये डिस्कशन हम अपने अगले वीडियो में आपके बीच करेंगे, जिसमें पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम आपके बीच डिस्कस करेंगे। थैंक यू।